जय हिंद। आज की क्लास में हम एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की एक बुक जिसका नाम है मॉडर्न वर्ल्ड 1780 से लेकर 1950 तक के बारे में जिसमें पूछा जाता है, तो जिसका कोड है HIST 332। आज इसके क्वेश्चन पेपर्स को हम देखेंगे। लगभग 3 रिसेंटली जो एग्जाम हो रखे हैं उनके तीनों क्वेश्चन पेपर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे कि भैया राजा तो एक निरंकुश था, अपनी मर्जी से वो ना कि उसका एक वाक्य था कि जो मैं कहूँगा वो कानून है, तो लोगों को मानना पड़ता था। तो उसके स्वेच्छाचारी कानून की वजह से जो लुई 16 है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे थे। इसी के साथ सामाजिक असमानता भी समाज में काफ़ी देखने को मिलती थी। पादरी और कुलीन वर्ग एक तरफ बहुत ही अमीर और सब इनके पास विशेषाधिकार थे, दूसरी तरफ आम जनता जो है जो सबसे ज़्यादा कर दे रही है। इवन जो अमीर लोग हैं ना वो तो टैक्स भी नहीं देते थे, जो गरीब लोग हैं वो टैक्स भी दे रहे हैं, ऊपर से उन्हें कुछ अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं। तो आम जनता और ज़्यादा निम्न होती जा रही थी और ज़्यादा गरीब होती जा रही थी। आर्थिक संकट भी साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। आर्थिक असमानताएं लोगों में फैल रही थी, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। ऊपर से राजाओं का विलासीपूर्ण जीवन जो था, रानियां गधी के दूध से नहाती थी, 500-500 लीटर गधी के दूध से, ताकि वो सुंदर दिख सकें। और दूसरी तरफ साम्राज्य में भुखमरी पड़ी हुई थी, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और बुर्जुआ वर्ग जो है ना, अमीर वर्ग, उसके द्वारा शोषण किया जा रहा था गरीब लोगों का, किसानों का। और राजनीतिक अधिकार जो उनको प्राप्त थे उसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहे थे अपने अधिकारों का, तो इन लोग फिर उससे भी नाराज़ थे। और आप बता सकते हो कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ की आबादी मतलब क्या बोलते हैं, गरीबी आ गई। गरीबी तो थी सच, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक कारण था। और अमेरिका की क्रांति जो थी ना, अमेरिका में क्रांति हुई थी, वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा दिया गया था। फ्रांसी और ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगाकर स्वयं अमेरिका ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी थी। देन उसकी वजह से उसी से प्रभावित होकर फ्रांस में भी एक क्रांति की लहर उत्पन्न हो पड़ी। और इस इनकी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये आज भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जाती है ना, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही की जाती है। तो सॉरी, फ्रांस की इस क्रांति से की जाती है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है ये, आपको इसको ज़रूर लिखना है एग्जाम में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, यूरोपीय साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है और उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले भी कि यूरोपीय साम्राज्यवाद की शुरुआत कब होती है। 15वीं शताब्दी से आरंभ होता है यूरोपीय साम्राज्यवाद। जब विदेशी व्यापार बढ़ने लग जाता है, विदेश की यात्राएं करने लग पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, ये लोग बाद में आगे चलकर देख मौका पाकर गरीब देशों को, या फिर ये कहें कि जो प्रशासनिक रूप से इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, उनको झांसे में फंसाकर उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, उन्हें अपना उपनिवेश बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली, बेल्जियम जैसे देश तो थे ही जो अफ्रीका और एशिया के इलाकों पर अपना विस्तार कर रहे थे। बाद में फिर फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो ये सब हैं, ये भी कब्जा करने लग जाते हैं दक्षिणी मध्य अमेरिका के आसपास के इलाकों पर। तो यूरोपीय साम्राज्यवाद की विवेचना आप कैसे करो कि भैया उपनिवेशवाद कब आरंभ हुआ, 1521 के आसपास से, ठीक है, अमेरिका पर जब शासन करना स्पेन का आरंभ हुआ था उस समय से। तो आगे सब लोग उसी क्रमिक विकास में इसमें जुड़ते गए। आर्थिक वर्चस्व पाना चाहते थे सभी लोग, सभी कंट्रीज़ जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहती ताकि वो ताकतवर रहें। जितना ज़्यादा धन होगा जिस कंट्री के पास, उतना ज़्यादा वो उसका इस्तेमाल करेगा बाज़ारों पर, उसका उतनी ज़्यादा मोनोपली होगी, उसकी एक अधिकार स्थापित होगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। सैन्य विस्तार के लिए भी, सैन्य विजयों के लिए भी ये साम्राज्यवादी भावना जो थी इनमें पनप रही थी। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है जो विचारात्मक प्रेरणा इन्हें मिल रही थी। तो ये वाला टॉपिक ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो की हुई है, ऊपर आई बटन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की रूस की क्रांति के कारण और परिणाम। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन किया हुआ है। 1917 आ जाए, 1905 आ जाए, या फिर ये फ्रांस की क्रांति आ जाए, सबके जो हमने बात की थी ना कि कारण एक जैसे ही हैं। निरंकुश शासक है, सरकारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मजदूर और किसानों की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। इसके बाद यहाँ पर तो हमें विश्व युद्ध भी देखने को मिलता है कि कैसे विश्व युद्ध में ये लोग हार रहे थे, इनका इतना नुकसान हो रहा था। किसान जो खेतों में काम करते हैं उन्हें पकड़कर बॉर्डर्स पर भेजा जा रहा था लड़ने के लिए, और एक छोटे से देश जापान ने इनको हरा दिया था 1905 में। तो वो सारी जो घटनाएं हैं ना, इनके मस्तिष्क में बैठी हुई थी, तो जिसकी वजह से 1917 में एक और नई क्रांति हो जाती है, जो
निरंकुशता, ये जो शासन राजशाही चल रही थी यहाँ पर, शाही सरकार, उसको अंत करना चाहते थे और सोवियत संघ का गठन हो जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं व्लादिमीर लेनिन जो है, इनके नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है। तो इससे रिलेटेड पूरा वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बृहद मंदी। तो बृहद मंदी क्या थी? आर्थिक संकट जो आ रखा था पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो 1928 में लगभग ये शुरू हो जाता है, 30 के आसपास जो है ना, 30-31 में अपने पीक पर पहुंच जाता है और 34 तक रहता है। इसका असर हमें वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू होती है ना, 39 तक देखने को भी मिलता है। तो इसमें क्या था? व्यापारिक आर्थिक संकट देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारा उत्पादन कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से सामान का, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी तो इतना सारा सामान बाजारों में पड़ा है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इसकी वजह से आर्थिक मंदी जो है ये देखने को मिलती है। मेन कॉज ये था, बाकी और भी बहुत सारी घटनाएं इसमें शामिल थी। यहाँ पर आपसे इसके परिणामों के बारे में पूछा गया। तो साम्राज्यों का पतन होने लग जाता है, हंगरी, ऑस्ट्रिया जैसे, टर्की जैसे, और जर्मनी, रूस जैसी कंट्रीज जो है इनका पतन होने लग जाता है, और दूसरी तरफ नई राष्ट्रों का उदय होने लग जाता है। इन्हीं में से जो इनका पतन हो रहा है, तो नई नई कंट्रीज उभर कर सामने आ रही है। पोलैंड आ रहा है, युगोस्लाविया आ रहा है, चेकोस्लोवाकिया आ रहा है। तो ये सारे देखने को हमें मिलते हैं, नए स्वतंत्र राष्ट्र इनका उदय हो जाता है। वैचारिक संघर्ष भी देखने को मिलता है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि पूंजीवादी जो देश थे ना इस समय अपनी स्थिति पूरी खो बैठे थे, और दूसरी तरफ जो साम्यवादी देश हैं वो अच्छी तरह से चमक रहे थे, क्योंकि वहां पर आर्थिक संकट इतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा था। तो सभी लोग साम्यवाद की तरफ अग्रसर होते जा रहे थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फांसीवाद का जन्म होता है, जो हिटलर आते हैं, किस प्रकार से जर्मनी में पूरा आर्थिक संकट आ रखा था, तो हिटलर सारा ब्लेम जो है वो करंट गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, और उसके बाद खुद अस्तित्व में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे तानाशाही आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संकट भी देखने को मिलता है कि कैसे भैया जो अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया हुआ है लीग ऑफ नेशंस, तो वो उसकी चल ही नहीं रही है, सब कंट्रीज अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, तो विश्व शांति के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता हुआ इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, उन्हें अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं, मतदान का अधिकार भी इसी टाइम पे मिला था। और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलता है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सभी देशों में ना आपसी अब जो संघर्ष थे वो हटकर अब लोग उच्च वर्ग की तरफ बढ़ रहे थे, उच्च वर्गों को चुनौतियां दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तो कारण हो, परिणाम हो, क्या घटना थी, इसके बारे में हम पहले ही काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर आपको अगर अब नहीं आता है तो ऊपर आई बटन से आप चेक कर सकते हो। तो ईजी है ये क्वेश्चन, डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। आगे चलते हैं। एशिया में उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार के संघर्ष उपनिवेशवाद के विरुद्ध एशिया में देखने को मिलते हैं, जो गुलाम बनाए गए थे देश उनमें देखने को मिलते हैं। तो शांतिपूर्ण भी थे, अहिंसावादी भी थे, लेकिन वही आगे चलकर क्या होते हैं, हिंसक और लंबे युद्धों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भैया राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राजनीति का आंदोलन यहाँ पर उदय हो जाते हैं। जैसे कि भारत में 1885 में हमें देखने को मिलता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका जन्म हो जाता है राजनीतिक दल के रूप में। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम वगैरह छिड़ने आरंभ हो जाते हैं। चाइना में बक्सर विद्रोह हो जाता है एक। इसी की तरह अहिंसक जो प्रतिरोध हमें देखने को मिलते हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ही है, देख लो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हिस्सा चलाया गया था वो अहिंसावादी था। वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, काम बंद कर दिए गए थे हर तरफ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसी के साथ शस्त्र विद्रोह भी देखने को मिलता है। अहिंसा थी तो हिंसक भी थे किसी तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काफ़ी सारी हिंसाएं शुरू से ही होती आई हैं भारत में। तो जैसे कि 1857 की क्रांति आपको याद होगी, तो वो भी स्वतंत्रता संग्राम ही था, वहाँ से ही आरंभ हो जाता है। इंडो चाइना वॉर जो थी, इंडो चाइना हमारी वाली वॉर नहीं, जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के आसपास वाली थी, तो फ्रांस के नियंत्रण में ये एरिया थे, उनके विरुद्ध भी यहाँ पर युद्ध चल रहे थे। रोज़मर्रा का प्रतिरोध भी हो रहा था। कई प्रकार की चीज़ें जो हम अपनाते हैं, किसान हो गए, कोई भी और समुदाय हो गया, वो जो अब अंग्रेज़ों का जो भी उनके ऊपर गुलाम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, फ्रांसिस हों, डच हों, पोर्चुगीज़ हों, तो ये जितने भी कर रहे थे इन सभी के विरुद्ध आंदोलन छिड़ जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कारण भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाज़ार नियंत्रण, सब कुछ उन्हीं के हाथ में चला गया था, और जो खुद के देश हैं उनका बाज़ार सारा ठप हो चुका था। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, बल पकड़ते हुए देखने को मिलते हैं। 1945 से 1960 के बीच में तो लगभग एशिया और अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए, जिसकी शुरुआत भारत से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओ त्से-तुंग की नीतियाँ। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला चैप्टर ही हमने नहीं किया, ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर है चाइनीज़ हिस्ट्री वाला, तो ये वाला हमने स्किप किया हुआ है सिर्फ। तो ये वाला आप कहीं और से अच्छे से पढ़ लेना। माओवाद तो हमें पता ही है, पहले भी पढ़ा हुआ है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसलिए सांस्कृतिक क्रांति जो हुई थी ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएसएसआर यानी कि रशिया जो आज हमें देखने को मिलता है और उसके आसपास के इलाके तथा अमेरिका के बीच संबंध विवेचना कीजिए। तो
क्या थे इन दोनों के बीच के संबंध? पहले तो देखिए वर्ल्ड वॉर टू भी इन्होंने एक साथ लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर वन भी इन्होंने एक साथ ही लड़ी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन और टू खत्म होते हुए, तो टू जैसे खत्म होती है तो दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आती हैं। विश्व की पहली जो तीन महाशक्तियाँ थी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन वगैरह, ये सब नष्ट हो जाती हैं और इनकी जगह पर कौन उभर के सामने आती हैं? अमेरिका और यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में अब वर्चस्व की लड़ाई चल पड़ती है कि मैं सबसे ताकतवर, मैं सबसे ताकतवर। तो इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर हुआ था, बेसिकली वही पूछा जा रहा है। तो जितना भी कोल्ड वॉर आपको आता है वो सारा का सारा आपने यहाँ पर लिख देना, उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसे थे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम इस फ्रंट पे हारे या फिर यहाँ पर हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने पूंजीवादी मशीनीकरण। पूंजीवादी मशीनीकरण क्या होता है? तो देखिए एक आर्थिक प्रक्रिया है ये, ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधन, जो उत्पादन के साधन हमारे पास क्या क्या हैं, किसान हैं, उनके द्वारा जिस पर वो उगा रहे हैं वो भूमि है, तो ये जो उत्पादन के साधन है ना, इन पर निजी स्वामित्व कर लिया जाता है बड़े भूमिपतियों द्वारा या फिर हम कहें कि उद्योगपतियों द्वारा, और आगे चलकर ये लोग लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं। तो लाभ कमाने की इच्छा से या फिर उसके उद्देश्य से उत्पादन में व्यापक रूप से मशीनों का उपयोग करने लग पड़ते हैं। पहले हाथों से बनाया जा रहा है, लेकिन अब कह रहे कि नहीं नहीं, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है हमें, तो मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मशीनों का प्रयोग हो रहा है मीन्स एक फैक्ट्री प्रणाली का उदय हो गया। अब फैक्ट्री प्रणाली का उदय हो गया तो उसमें श्रमिक वर्ग आ जाता है, तो श्रमिकों का आगे चलकर विभाजन हो जाता है, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूंजीवादी मशीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिया का युद्ध। देखिए क्रीमिया का युद्ध अभी रिसेंटली भी हुआ है, लगभग 2014 में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो आज यूक्रेन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो रशिया के कब्जे में, जैसे हमारा कश्मीर वाला पाकिस्तान के कब्जे में, उस तरह से। तो क्रीमिया का युद्ध क्या है? ये वाला जो क्रीमिया का युद्ध है ये हुआ था 1853 से 56, ठीक है, 3 सालों तक चला था ये, जो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य जो उस समय था, और भी एक था, मेरे को याद नहीं आ रहा, सर्डिनिया पिडमाउंट। तो सर्डिनिया पिडमाउंट जो था, जो इटली का साम्राज्य आप कह सकते हो, तो इनके गठबंधन के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और ये मुख्य रूप से ओटोमन साम्राज्य के भीतर ही आता था पहले उस समय तक, लेकिन अब क्या है, उस वो एक राजनीतिक रूप से देखा जाए या फिर सैनिक रूप से देखा जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो, कि वहाँ पे समुद्र लगता है, तो इसलिए उसके पीछे जो युद्ध लड़ा गया था वही क्रीमिया का युद्ध कहलाता है। और ये जो वॉर हुई थी ना, इसे आधुनिक युद्ध का सबसे पहला युद्ध भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? एक फ्रांसीसी जनरल थे, ठीक है, ये नेता भी थे, राजनेता थे फ्रांस के। तो फ्रांस की क्रांति के समय ये उभर कर सामने आए थे। इन्होंने लगभग 1815 में फ्रांस के सम्राट बने थे ये, और उसके बाद तो एक क्रमिक रूप से देखने को मिलता है कि पूरे यूरोप में युद्धों की लहर उठ पड़ती है। ये हर तरफ युद्ध करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, पूरा फ्रांस, बहुत ही बड़ा फ्रांस कर देते हैं ये। तो उसके आसपास ये सारी इनकी जो रणनीतियाँ या फिर कहें कि इनकी जो राजनीतिक इच्छाएं होती हैं वो चलती हैं। तो नेपोलियन युद्ध की जो श्रृंखलाएं हैं वो पूरी तरह से चलती हैं, जिसका नेतृत्व यही करते हैं, और पूरे यूरोप की राजनीतिक जो स्थिति है वो बदल जाती है इनके अस्तित्व में आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? तो ये रूसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी का भी गठन किया था, उसके प्रमुख नेता थे ये। इन्होंने लगभग 1917 की जो क्रांति हुई थी ना, रूस की क्रांति, उसका नेतृत्व किया था, जिसमें राजशाही शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका था, उसका विरोध किया था, और सोवियत रूस की स्थापना कर दी थी। उसकी सरकार के जो पहले प्रमुख नेता थे ना, वो यही बने थे। और 1922 में सोवियत संघ की स्थापना की थी इन्होंने, USSR कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने लीग ऑफ नेशन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद लोगों ने शांति महसूस करने की कोशिश की कि भैया अब तो शांति होनी चाहिए विश्व में, कोई और दंगे फसाद मतलब इस प्रकार का भयानक युद्ध ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हमें एक संस्था बनानी चाहिए, जो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगिक संस्था थी जो कि शांति और सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय जो सरकारी संगठन है इसका निर्माण करना है हमें, और इसमें सब लोग मिलजुल के रहेंगे, और कोई भी कंट्री जो है वो दूसरे के साथ अब युद्ध नहीं करेगी। और जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 किया था ना, या फिर वर्ल्ड वॉर 1 में जो कंट्रीज हारी थी, उन्हें ही वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार ठहराया गया, और उनसे क्षतिपूर्ति की राशि वगैरह लेना, कुछ नीतियाँ बनाई गई थी, और दूसरा विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद। तो फांसीवाद क्या है? देखिए नाजीवाद भी आपको समझाता हूँ। नाजीवाद, नाजिज्म जिसे कहते हैं, तो नाजी पार्टी थी जर्मनी की, एडोल्फ हिटलर उसके नेता थे। तो उन्होंने वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जो नुकसान हुआ था, वो कंट्री हार गई थी, तो उनके ऊपर जो बुरी तरह की क्षतिपूर्ति की राशियां वगैरह देना, जुर्माना वगैरह लगाया गया था। तो सरकार की उन नीतियों के कारण, जो जिस सरकार ने ये हार मान ली थी, तो उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया और खुद नेता बन बैठे, और तानाशाही नेता बन गए, ठीक है, और अपनी कंट्री को उग्रवादी कंट्री बना दिया। मतलब कि ऐसी कंट्री जो अब सहन नहीं करेगी किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ जो अन्याय हो रहा है। सेम उसी तरह से फांसीवाद जो है ना, ये नाजीवाद जर्मनी में उठा, और फांसीवाद
इटली में उठा। तो इटली में कौन थे? मुसोलिनी थे। मुसोलिनी को किसकी हवा दी हुई थी? मुसोलिनी को जो जर्मनी से एडोल्फ हिटलर है ना, नाजीवाद के नेता, उन्होंने इसे शय दी हुई थी, हवा दी हुई थी कि भैया तू भी ऐसा कर। तो वहाँ पर भी इस प्रकार से जो तानाशाही सरकार है उसका उदय हो जाता है। ठीक है, ये है। इसी के साथ जापान का एक सैन्यवाद भी है, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस सैन्यवाद क्या है, वो सेना के अंडर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन के ना 6 अंग हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना उसका काम है, यही सारी जिम्मेदारियां करता है अपनी। और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? हमें चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके पास विटो पावर है और 10 अस्थायी सदस्य भी हमें देखने को मिलते हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है पूर्वी यूरोपीय धड़ा। तो पूर्वीय यूरोपीय धड़ा एक टाइम ऐसा आया था ना कोल्ड वॉर के समय, जब यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो पूर्वी किसके हाथ में था? सोवियत संघ, उसके प्रभाव में था। और पश्चिमी किसके हाथ में था? अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की तरफ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, तो उनके हाथ में था। तो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराएं दो आपस में बट गई थी। पूरे ये दोनों विचारधाराओं में पूरा यूरोप आपस में 2 हिस्सों में बट गया था। तो वही है, पूर्वी ब्लॉक भी कहते हैं इसे, पूर्वी यूरोपीय धड़े को। ठीक है, ये अपने याद रखना है। ये लोग पैक्ट वगैरह भी साइन करते थे। इनका एक सैन्य संगठन था, क्या नाम था उसका? वारसा। तो वारसा पैक्ट इनका था। और उसी तरह से नाटो वगैरह जो है वो हमें पश्चिमी यूरोप के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो, ले लो, वही आ गया। तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलें तो उत्तरी अटलांटिक संघी संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, शीत युद्ध की शुरुआत के समय। तो सोवियत संघ को रोकने के लिए इन्होंने अपना सैनिक संगठन बनाया था, पूर्वी यूरोप में जो सोवियत संघ का प्रभाव फैल रहा था उसको रोकने के लिए। पश्चिमी यूरोप में अमेरिका और उसके साथ की जो कंट्रीज है यूरोपियंस, उन्होंने ये बनाया था। और इनका उद्देश्य क्या था कि भैया अगर किसी एक ने हम पे गोली चलाई तो हम सब मिल के उसका सामना करेंगे, मतलब फिर से एक और वर्ल्ड वॉर करने का इनका इरादा था। तो वो था नाटो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द्वितीय विश्व युद्ध में रूस। तो द्वितीय विश्व युद्ध में रूस कैसा था? आपको पता ही, अमेरिका के साथ ही था, एक ही मोर्चे में थे ये दोनों। तो पूर्वी मोर्चे पर उसने कैसे जो नाजी जर्मनी सेना थी उसको किस तरह से भारी क्षति पहुंचाई थी। हालांकि इसको भी नुकसान हुआ था, लेकिन जो जर्मनी आर्मी की पावर थी ना, वो आधी तो लगभग रूस ने ही खत्म की थी। लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट किसको दिया जाता है? अमेरिका को दिया जाता है। तो भारी जनहानि हुई थी यहाँ पर, इसको देखने को मिलती है हमें जर्मनी को रूस की वजह से। और युद्ध में जर्मनी की हार को निश्चित करने वाली एक ही कंट्री थी, वो थी सोवियत यूनियन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, परवर्ती 18वीं सदी से 1914 तक पूंजीवादी औद्योगिकरण ने आधुनिक विश्व में क्या आर्थिक रूपांतरण लाया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये वही क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में किस तरह से पूंजीवाद अस्तित्व में आया और उसने 1914 तक कैसे कैसे औद्योगिकरण किया और उसमें विश्व में क्या आर्थिक परिवर्तन आए। तो आर्थिक परिवर्तन ऐसे आ गए कि भैया अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए ही सभी कंट्रीज आपस में लड़ बैठी, एक दूसरे के साथ अलाइंसेस बना रही थी ताकि हम उपनिवेशवाद स्थापित कर सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें सब औद्योगिकरण की वजह से हो रही थी। इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में हमने क्लास की हुई है, ऊपर आई बटन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो जैसे इसके गुण भी थे फ्रांस की क्रांति के, उसी प्रकार से इसका काफ़ी नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कि भैया एक तरफ तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्शों का जन्म हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचनात्मक व्याख्या में आप बता सकते हो कि इसकी जो हिंसक प्रवृत्ति थी वो बड़ी देखने को मिली। भैया पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया राजा के, सबको पकड़ पकड़ कर मारा। तो बहुत ही बुरी तरह सा बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं ना, वैसे वाले देखने को मिले। कट्टरपंथी विचारधारा, जो कट्टरपंथी तत्व थे वो उनके द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था ये सारा क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था, तो वो हमें देखने को मिलता है। और क्रांति के अंतरिम परिणाम, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दूरगामी प्रभाव पड़े थे। तो पहले तो आप सकारात्मक पक्ष देख लीजिए, जैसे कि राजशाही का अंत हुआ था, सामंतवाद का अंत हो गया था। इसी प्रकार से आधुनिक लोकतंत्र जो है वो इसी से तो प्रेरित है ना। लोकतंत्र में जो आंदोलन आज बंधुत्व वगैरह देखने को मिलता है वो यहीं से आया हुआ है। और मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो भी यहीं से निकला है, जैसे कि 26 अगस्त 1789 की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो मानवों को इंसानों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए वो बात की गई थी। अब इसके आलोचनात्मक पक्षों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो हिंसक था, रक्तपात था,
आतंक का शासन लिया गया था, यहाँ पर आतंक का सहारा लिया गया था। इसी प्रकार से असफल लक्ष्य थे इनके बहुत सारे। इनकी शुरुआत तो हुई थी कि भैया समानता चाहिए हमें, न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमें, लेकिन वैसा इन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, खाली कागज़ों में ही ये रह गया। अत्याचार जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया, प्रशासनिक अत्याचार जो हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से निरंकुश था वापस आ गई। इन्होंने जो क्रांति लाकर राजा को ख़त्म कर दिया, राजशाही उखाड़ फेंकी, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद जो अस्तित्व में आए वे भी निरंकुश ही निकले। तो ये इसके नकारात्मक पहलू हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्र संघ कहाँ तक सामूहिक सुरक्षा रखने में सफल रहा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ये आप कर लोगे। आगे चलते हैं। बड़ी मंदी, जिसे आर्थिक मंदी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट डिप्रेशन जिसे यहाँ पे कहा गया है, तो बड़ी मंदी के कारण और प्रभावों का वर्णन। तो क्या थी आर्थिक मंदी, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बताइए, उसकी विवेचना कीजिए। तो क्या है उसकी भूमिका कि भैया शांति और सुरक्षा बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, मानवाधिकारों को बढ़ चढ़कर बढ़ावा देता है, ये उसके उल्लंघन होने से बचाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सौहार्द जो होता है उसको बढ़ावा देता है, उसे बचाए रखता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो होते हैं उनके समाधान पर ये बातचीत करते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ ये लोग गरीबी जो लोगों में फैली हुई है तो उसमें परिवर्तन लाने का ये काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं इनके अंदर, सुरक्षा परिषद है इनकी जो सुरक्षा बनाए रखने में सबसे ज़्यादा कार्य करती है। इसी प्रकार से इनके जो NGOs भी चलते हैं। मानवाधिकार की बात करते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ आप बता सकते हो कि अमेरिका तो मानवाधिकार का ठेकेदार है, तो उसका एग्जाम्पल लेके आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे, जैसे कि एक UNDP आता है वर्ड, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके द्वारा जो गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं उन्हें ये लोग आगे उठाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में उपनिवेशीकरण के विरुद्ध प्रतिरोध में एक निबंध। तो वही एशिया के राष्ट्रों में किस प्रकार से उपनिवेशवाद जो अंग्रेज़ों ने हम पे गुलामी कर रहे थे हम पे, तो इसके विरुद्ध क्या क्या आंदोलन चले, वो सारे के सारे आपने यहाँ पर बताने हैं, हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि शीत युद्ध के उद्भव और विकास की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अभी इतना इजी क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, फिर भी ऊपर आई बटन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माओ त्से-तुंग के चीनी इतिहास में योगदान का वर्णन कीजिए। तो इनका वर्णन सांस्कृतिक क्रांतियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सारी यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आता है इनका। तो ये सारी नीतियाँ जो थी इनके बारे में आपने यहाँ पर बता देना है। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में पढ़ने, माओ त्से-तुंग के बारे में ही आता है इस चैप्टर से। अब लास्ट में हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म। तो इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर देते हैं ना, फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से क्यों ना हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक सहयोग ही क्यों ना हो, तो ये सारे समर्थन जब करने लग जाते हैं ना हम इन सब चीज़ों को, तो वही अंतर्राष्ट्रीयवाद कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि भैया राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, लेकिन उसी के साथ अलगाववाद जो है ना उसका विरोध भी करना है। हमें दूसरे के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध बनाने चाहिए, शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। और इनका मानना है कि एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ रहना चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए, साझेदारी के साथ काम करना चाहिए। आधुनिक रूप से हम आज देखते हैं कि कितने प्रकार के व्यवसाय चल रहे हैं, तो सभी में मिलकर लाभ कमाना चाहिए। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीयवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक क्या होता है, आपको पता है, ये यूनान में जो प्लेटो हैं वो दार्शनिक थे, तो उनके द्वारा ही सबसे पहले ये एक ग्रंथ लिखा गया था, द रिपब्लिक। यहाँ पे ग्रंथ की बात हो रही है, कोई रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक उसकी बात नहीं हो रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, न्याय की खोज करना और एक न्यायपूर्ण शहर जो है, जो आदर्श राज्य बन सकता है, उसका निर्माण करना है। ठीक है, द रिपब्लिक बुक है जो प्लेटो द्वारा लिखी गई है, दार्शनिक है वो यूनान के। और एक दार्शनिक होने के नाते उन्होंने बताया कि राजा द्वारा शासन की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, तो वो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, 1878 की बर्लिन की संधि। तो 1878 की बर्लिन की संधि क्या थी, रूस और तुर्की के बीच में युद्ध हुआ था, रशिया और टर्की के बीच में। इन दोनों के बीच में यूरोपीय शांति को लेकर एक राजनीतिक बैठक हुई थी बर्लिन में, बर्लिन कांग्रेस जो है वहाँ पर हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पूर्वी देशों का जो संकट था ना, उसमें आपसी जो झगड़ा चल रहा था इन दोनों के बीच में पूर्वी यूरोप को लेकर, तो पूर्वी प्रश्न के नाम से भी उसको जाना जाता है, तो उसको हल करने का प्रयास किया गया था। यानी कि ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो दक्षिण पूर्वी यूरोप था, जहाँ पर जिसको बाल्कन एरिया भी कह देते हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे देश हैं, क्रोशिया वगैरह, तो वहाँ पर शांति संतुलन को पुनर्गठित करने के लिए और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए ये संधि की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का अप्रैल
थीसिस। तो लेनिन का अप्रैल थीसिस क्या था? तो सबसे पहली बात तो अप्रैल 1917 में जो रूसी नेता लेनिन, व्लादिमीर लेनिन है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बोल्शेविकों के सामने प्रस्तुत किया गया था ये। और इसमें 10 बिंदुओं का 10 बिंदु थे और ये एक दस्तावेज था 10 बिंदुओं का। इसकी मुख्य मांगे क्या थी? तो इसकी मुख्य मांगों में आप बता सकते हो कि भैया प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करना इन्होंने मांग मांगी थी, क्योंकि इस समय तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। भूमि किसानों को हस्तांतरित कर देनी चाहिए, कि भूमि जो है वो हमारे पास नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास, वो किसानों को दे देनी चाहिए। इसी के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और सोवियत संघ को सत्ता में हस्तांतरण करना चाहिए, सोवियत संघ को सत्ता में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डील। तो द न्यू डील क्या है? 1930 में हम देखते हैं कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो अमेरिका के थे, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिनका पूरा नाम था, तो ये क्या करते हैं, एक न्यू डील नाम से एक आर्थिक नीति लाते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो ग्रेट डिप्रेशन के समय जो नुकसान, महामंदी आई थी ना, तो उसको हल करने का प्रयास किया गया। घरेलू कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया गया, अपनी कंट्री के खुद के उद्योगों को फंड दे रहे थे। गरीब जो बस्तियां हैं उनको उखाड़ के फेंक रहे थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे थे, लोगों को घर दे रहे थे, फ्री में दे रहे थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भैया राहत दिलवानी है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है, पुनर्निर्माण करना है और इसके माध्यम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो उसको फिर से खड़ा करना है, जो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से चरमरा गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद। तो फांसीवाद क्या होता है? फासिज्म, या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नाजिज्म भी और फासिज्म भी। तो मुसोलिनी के नेतृत्व में ये हुआ था इटली में, तो ये आपने बता देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टडेम सम्मेलन क्या था? तो पोस्टडेम सम्मेलन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंत हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का, जुलाई अगस्त 1945 के आसपास, तो जर्मनी के पोस्टडेम में सहयोगी देश जितने भी थे, जैसे कि यूके था, यूएस था और यूएसएसआर था, क्योंकि ये सारे एक ही खेमे में थे जो जीते थे, तो इनके नेताओं के बीच में ये सम्मेलन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बाद में जर्मनी और यूरोप के जो भविष्य है उसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, उस पर बात की गई थी कि जर्मनी के कब्ज़े में लिए गए जो एरियाज़ हैं उसका पुनर्निर्माण किस तरह से चलाया जाएगा, क्या क्या योजनाएं वहाँ पे बनाई जाएगी। जापान को आत्मसमर्पण के बाद जो अटलांटिक एरिया में उसका किस प्रकार से प्रभुत्व रहेगा प्रशांत महासागर में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई थी। तो लास्ट अल्टीमेटम जो था वो जापान के प्रति यहाँ पर पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशीकरण के प्रतिरोध के कारण। तो देखिए, जितने भी गुलाम देश है वहाँ पर उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध चल रहे थे, क्रांतियाँ चल रही थी, तो उस युद्ध को रोकने के लिए अंग्रेज़ क्यों इतने ज़्यादा उतावले थे, बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो क्या कारण थे कि भैया उस युद्ध, वो जो क्रांतियाँ हैं वो रुक जाएं? क्योंकि वो क्रांतियाँ रुक जाएंगी, अगर वो होती रही तो ये तो आज़ाद हो जाएंगे देश, लेकिन अगर वो रुक गई तो अंग्रेज़ों की जो सत्ता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो ताकतवर प्रभुत्व उन्होंने जमा रखा है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बची रहेगी। अदरवाइज़ अगर ये उपनिवेशकरण मतलब चलता रहा और इसका प्रतिरोध नहीं किया गया, मतलब इसे रोका नहीं गया डीकोलोनाइजेशन को, तो फिर आगे चलकर ये इनकी जो शासन स्थिति है उसको बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कॉमिनफॉर्म। तो देखिए क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ ना, तो यूरोप में सारे देश तो उजड़ चुके थे बहुत बुरी तरह से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी देखो सब कुछ बिखरा हुआ था, एक हर तरफ विनाश ही विनाश था। तो उसको फिर से ठीक करना है, तो एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रशिया था। तो रशिया ने जो अपनी आर्थिक नीति लागू की ना, जिस जिस एरिया में उसने अपना कब्जा कर लिया था पूर्वी यूरोप में, तो वहाँ पर उसने कॉमिनफॉर्म नाम की एक आर्थिक नीति चलाई, जिसकी वजह से साम्यवादी दलों को बचाया गया और पूर्वी देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया गया। तो वही ये कहलाता है और इसमें आगे जोड़ दिया गया है कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जहाँ पे आ गया है, इट मीन्स राजनीतिक रूप से वहाँ पर अब सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारी जो सत्ता है कि हम कम्युनिस्ट हैं, बाकी कंट्रीज़ में भी कम्युनिज़्म जो है वो बना रहे, वो मजबूत रहे। तो ये चीज़ थी। अगर आपको अमेरिका की नीति के बारे में पता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? शीत युद्ध के दौरान सबसे बड़ी घटना ये थी 1962 में क्यूबा के पास सोवियत संघ के बहुत सारे जंगी जहाज़ बेड़े पहुंच जाते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स, एक बड़ी बड़ी सी मिसाइल्स लेके, और अमेरिका को 4 से 5 हफ्तों के बाद इसके बारे में पता चलता है। तो अमेरिका को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके डेरे पे आके बैठ गए हैं, अमेरिका के साथ में लगता है क्यूबा आइलैंड है, तो वहाँ पर परमाणु मिसाइलें लेकर पहुँच जाता है सोवियत संघ। तो बाद में ये अब लग रहा था कि भाई अब तो युद्ध होके रहेगा, तो लेनिन ने अंत में राजनीतिक प्रयास किए और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया अक्टूबर 1962 में। तो वही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहलाता है। और जब सारी वर्ल्ड का ध्यान क्यूबा की तरफ था, तभी चाइना ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सारी दुनिया का ध्यान उधर था और चाइना ने हमसे फिर हमारा अक्साई चिन्ह और जो हमें कितनी बड़ी हार देखने को मिली थी
तो वो भी इसका एक नतीजा था। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन है 1914 ईस्वी तक पूंजीवादी औद्योगिकरण द्वारा आधुनिक विश्व में लाए गए राजनीतिक रूपांतरण। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, आप कर सकते हो। क्वेश्चंस अब थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप करें क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन साम्राज्यवाद किस तरह से अफ्रीका का विभाजन लाया। तो ये आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, यहाँ पर समझाने लगा तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि सभी कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट थे, किस तरह से उन्होंने कौन से एरिया को डिवाइड किया वो सारा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के आविर्भावी लाने। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी किस तरह से अस्तित्व में आई, उसके बारे में बताइए। तो ये वाला आप कर लोगे जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे, तो पीछे हमने किया हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की सत्तावादी शासन प्रणाली के आविर्भाव पर एक निबंध लिखिए। तो जापान में सत्तावादी शासन किस प्रकार से था, पीछे हमने शॉर्ट क्वेश्चन जब कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर सत्ता कौन सा चल रहा था, यहाँ पर सैन्यवाद चल रहा था। तो सैन्यवाद किस प्रकार का था, यहाँ पर उग्रवादी था, ये लोग भी साम्राज्यवादी विस्तार भावना रखते थे। तो वो सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी आपकी आसानी से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन कीजिए। ये मैं आपको लिंक पहले दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशीकरण के विरुद्ध अफ्रीका के प्रतिरोध का परीक्षण कीजिए। तो जैसे ऊपर अभी क्वेश्चन आया था ना कि अफ्रीका का किस तरह से विभाजन किया गया, तो उसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर भी। और अगर उसमें नहीं मिलेगा तो एक और क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि पूरी तरह से उपनिवेशवाद किस तरह से उसके विरुद्ध आंदोलन चले थे। तो उसमें एशिया के उपनिवेशों के विरुद्ध भी बताया गया है और अफ्रीका के उपनिवेशों के विरुद्ध भी बताया गया, तो उसमें आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में सोवियतीकरण किस प्रकार से किया। तो मतलब पूर्वी यूरोप जो रशिया के आसपास की जितनी भी आजकल हम कंट्रीज़ देखते हैं, जर्मनी के आगे की तरफ की पोलैंड, बेलारूस एंड यूक्रेन वगैरह, तो इन सभी कंट्रीज़ में किस तरह से उसने अपना इन्फ्लुएंस जमाया, यहाँ पे वो बात की जा रही है। तो साम्यवादी सरकारें स्थापित की उसने यहाँ पर, फिर बाद में साम्यवादी प्रभुत्व वाली प्रणालियाँ यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया। पूरी तरह से सोवियतीकरण करने के लिए उसने यहाँ पर सैन्य बल का भी प्रयोग किया, राजनीतिक दबाव बनाया और सोवियत विचारधारा जो है उसे लागू किया वहाँ के जो नेता थे उनके द्वारा। कि उनके नेताओं को बताया कि भाई आप ज़िंदगी भर यहाँ के राजा बने रहोगे। राजा नहीं मतलब एक तरह से कह सकते हो कि डेमोक्रेसी है लेकिन राजतंत्र की तरह, तो वो है। इसके अलावा वार्सा पैक्ट इन्होंने साइन किया। वार्सा पैक्ट में सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एक जो अमेरिका वाला खेमा जो है, पश्चिमी खेमा, उसके विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया कि अगर हम पे भी गोली चली तो हम भी इन सभी के विरुद्ध एक साथ लड़ाई करेंगे। और बेसिकली आप किस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पे सोवियतीकरण की आरंभ हुई, इसमें आपने बता देना है कि सैन्य नियंत्रण बनाया गया, सरकारें बनाई गई, पपेट गवर्नमेंट्स चलाई गई, इसी के साथ राजनीतिक दबाव बनाया गया, सोवियत प्रभुत्व वाली प्रणालियाँ लाई गई, दमनकारी नीतियाँ जहाँ पे भी विरोध हो रहा था, जैसे कि 1956 में हंगरी में और 68 में चेकोस्लोवाकिया में, तो इन देशों में विद्रोह हुआ और उसे बुरी तरह से दबा दिया गया सोवियत संघ की शक्तिशाली सेना द्वारा। वार्सा पैक्ट किया गया, नाटो जो था अमेरिका ने बनाया था, उसी के विरुद्ध वार्सा पैक्ट लाया गया था 1955 में, 54 में। और क्या बता सकते हो, हाँ, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है कि सोवियतीकरण करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि सांस्कृतिक मूल्य जो है वो सोवियत यूनियन की जैसे प्रणालियाँ थी वैसी की वैसी बाकी कंट्रीज़ में लागू करने का प्रयास किया गया। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने 1939 में यूएसए यानी कि अमेरिका के पश्चिमी यूरोप के साथ संबंध कैसे थे। तो देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी, 2 से पहले भी, तो बीच का टाइम पीरियड है, ये उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिला जुला रहता था, ठीक है। बीच में इसने अलगाव की नीति अपनाई थी, बिल्कुल एक तटस्थता की नीति अपनाई थी, एकदम से बिल्कुल अलग हो गया था, अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा था, लेकिन वापस इसने एंट्री की। और 1941 में पर्ल हार्बर पर जो जर्मनी सेना द्वारा हमला कर दिया जाता है, फिर मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो जाता है। ये मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं, तो उनकी तरफ से ये युद्ध करना आरंभ कर देता है। तो कैसे इनके रिश्ते थे, तो भैया 1939 से लेकर 1941 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू के 2 से 3 साल तक क्या किया इन्होंने, तटस्थता की नीति अपनाई अमेरिका ने, बिल्कुल यूरोप में हस्तक्षेप नहीं किया, अपनी सेना तक भी नहीं भेजी, तो बस उन्हें हथियार बेचता रहा। लेकिन एक तरफ क्या होता है ना कि जर्मनी क्या करता है, मैक्सिको जो अमेरिका के नीचे जो कंट्री है ना मैक्सिको, उसको चिट्ठी लिख देता है कि भैया तू भी अमेरिका पे हमला कर दे, लगे हाथ हम तेरा साथ दे देंगे, और अब तेरा जो अलास्का नहीं सच, तेरे से जो कैलिफोर्निया नाम का स्टेट तेरे से ले लिया गया जिसमें लॉस एंजलिस भी आता है, तो वो वाला एरिया तो वापस ले ले,
ये वाली चिट्ठी ब्रिटेन के हाथ में लगी और ब्रिटेन ने अमेरिका को भड़का दिया, ये दिखा के कि भाई ये देख क्या हो रहा है। तो वो इधर आने में मजबूर हो गया। और ये वाला कारण अभी इतना नहीं फोकस किया जाता है जितना कि वो किया जाता है कि पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को वापस तो नहीं, मतलब युद्ध में एंट्री लेनी पड़ी ब्रिटेन वालों की तरफ से। तो ये कारण माना जाता है, मतलब अटलांटिक की लड़ाई जो थी वो। तो इस वजह से जो तटस्थता की नीति थी उसके बाद ये आ जाता है। तो ऐसे इनके पहले संबंध थे। उसके बाद 1941 से लेकर 45 तक में इसने भागीदारी की और समर्थन दिया। तो सबसे पहले ये कैसा समर्थन दिया कि भैया पर्ल हार्बर पर हमला हो गया था 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा। अमेरिका तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और उन कंट्रीज़ का साथ देना आरंभ कर दिया इसने। और बता सकते हो आपकी यूरोप में मित्र राष्ट्रों का समर्थन करना इसका लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो ना ये लोग ना जाति श्रेष्ठता मानते थे, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो थे अमेरिका में जाके जितने भी अमेरिकन थे सबको ख़त्म कर दिया, जो ब्लैक थे उन्हें ख़त्म कर दिया, खुद वहाँ जाकर बस गए। और आज जो अमेरिकन हैं ना वो इनडायरेक्टली ब्रिटेन वालों के ही आगे वंशज आगे पैदा हो रखे हैं, तो वो हैं। तो एक तरह से नस्ल जो एक ही नस्ल है, तो अपने पूर्वजों के भाई बहनों को उनका साथ देना है। तो इसलिए भी इसने युद्ध में एंट्री ली। बाद में वर्ल्ड वॉर वगैरह हो जाती है। फिर उसके बाद भी इनके संबंध कैसे थे, तो ये लोग नाटो की स्थापना करते हैं। तो सभी लोग मिल के रहते हैं, अटलांटिक कंट्री वाले जितने भी अटलांटिक एरिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं। इसी के साथ शीत युद्ध के समय भी अमेरिका जो है वो इन्हीं का साथ देता है, आर्थिक रूप से इनको राजनीतिक रूप से भी समर्थन प्रदान करता है। और आज के समय में भी अमेरिका जो है वो ब्रिटेन को कैसे सपोर्ट करता है। हालांकि अभी ट्रंप सठिया गया है तो उल्टी फुल्टी नीतियाँ ला रहा है, पर वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, इनकी बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो अब चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है इंग्लैंड और औद्योगिकरण के उद्भव के कारण। तो ये आप बता सकते हो कि भैया इंग्लैंड एक ऐसे एरिया पे स्थित है जहाँ पर बाहरी आक्रमण हो ही नहीं सकता, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो सैनिक बल इतना लगाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज़्यादातर फोकस वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कर सका। इसी के साथ उसकी जलवायु वहाँ पर ठीक ठाक थी, उसके पास धन संपत्ति अच्छी खासी आ रही थी, क्योंकि आसपास के इलाकों से उसको अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो जाता था, वनस्पति वगैरह प्राप्त हो जाती थी। और वहाँ की जलवायु जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती थी, तो लोगों ने दूसरी तरफ ध्यान देना ज़्यादा सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हम खेती बाड़ी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, किसी और चीज़ में एडवांटेज लेते हैं खुद को। तो बहुत सारे कारण थे और भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है? पूर्ण राजतंत्र, या फिर हम कहें कि पूरी तरह से तानाशाह। तो वो यहाँ पर आप बता सकते हो एब्सोल्यूट, पूरी तरह से, मतलब सारी शक्ति जो है वो राजा के हाथों में, राजा के हाथ में केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखी गई थी, जो लगभग 1762 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये रूसो कौन थे? एक प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक थे। तो अपना ये जो राजनीतिक ग्रंथ इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये इस पुस्तक में दिए गए विचारों का उद्देश्य क्या था? तो सरकार में एक ऐसे सिद्धांतों को तैयार करना था जिससे कि लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोग स्वतंत्र हों। और ये तर्क देते हुए सरकार की वैधता जो शासित होती है उसको स्वतंत्र सहमति देने का प्रयास किया गया था। यानी कि सरकार भी हम पर राज करने के लिए होनी चाहिए, और हम पर जो राज हो रहा है वो इस तरह से हो कि हमें स्वतंत्रता महसूस हो। ये है इसका मेन मतलब। इसमें संप्रभुता को जनता में निहित बताया गया था, और ये पुस्तक राजनीतिक दर्शन से काफ़ी ज़्यादा मौलिक समझी जाती है। आगे है बोल्शेविक। तो बोल्शेविक कौन थे? तो 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में मतलब 1917 में रूस की क्रांति जो हुई थी उसी में से उभर कर सामने आया था। एक सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना करने वाले कौन थे? जो क्रांति चली थी ना, राजनीतिक समूह एक बना था इस क्रांति के दौरान, वो बोल्शेविक कहलाया। रूसी भाषा में बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत, और इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक जो वर्कर्स पार्टी है, मतलब RSDWP भी कहते हैं, तो उसी के भीतर एक कट्टरपंथी ग्रुप था, वो उभर कर सामने आया था। मेनशेविक कहते हैं जिसे, मेनशेविक। तो उनसे अलग हो गया था 1903 में मेनशेविक बना था। बाद में उस कट्टरपंथी में से अलग हो गया था एक ग्रुप जो बोल्शेविक कहलाया। ठीक है, दो अलग अलग हैं। इसके नेता कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन इसके नेता थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो था कि इस समय की जो निरंकुश शासन है उसको उखाड़ फेंकना, साम्यवादी सरकार की स्थापना करना, जिसकी वजह से जितने भी क्रांतिकालीन उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं उन सभी को समान अवसर प्रदान हो, समान वेतन उनको मिले। मतलब उनके हित के बारे में सोचा गया, किसानों और मजदूरों के बारे में। तो साम्राज्यवादी क्रांति को बढ़ावा दिया गया था इसके द्वारा। इनका नारा भी था कुछ कि शांति, ज़मीन और रोटी। तो ये 3 चीज़ें इनका नारा थी, जो 1917 में इनकी जो क्रांति हुई इनके द्वारा की गई, तो उसका ये प्रमुख आकर्षक केंद्र बना था। आगे है हुबर मॉरेटोरियम। तो हुबर मॉरेटोरियम क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे लगभग 20 जून 1931 में। अमेरिका के राष्ट्रपति
हर्बर्ट हूबर ने, इनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जर्मनी से जो ये लोग ऋण ले रहे थे ना, जो जर्मनी से युद्ध की क्षतिपूर्ति वगैरह ली जा रही थी, उससे उसको ऋण दिया हुआ था युद्ध के समय, वो वापस ले रहे थे। तो उस समय में ना जर्मनी को 1 साल का और मोहलत दे दी थी कि ये लो 1 साल और दिया तुम्हें इसको चुकाने के लिए। तो वही हूबर मैरिटोरियम कहलाया। ये प्रस्ताव इसलिए पेश किया गया था क्योंकि 1931, याद रखिएगा, इस समय महामंदी चल रही है। तो महामंदी की वजह से तो वैसे ही सबका बुरा हाल था। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट जो है वो तो कायम था ही, लेकिन यूरोप में आर्थिक मंदी जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए वहाँ पर जो जर्मनी है, जिससे वैसे ही पैसे लिए जा रहे थे और ऊपर से वैसी आर्थिक मंदी भी चल रही है, तो उसको कम करने के लिए, उसका जो नुकसान कम करने के लिए ये प्रस्ताव पास किया गया था। आगे है नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत। तो नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? चरम राष्ट्रवाद, नस्लीय श्रेष्ठता, जर्मन्स खुद को श्रेष्ठ समझते थे, विशेषाधिकार है ना, आर्य जाति के समझते थे। इसके साथ एक तानाशाही शासन का समर्थन करते थे, क्षेत्रीय विस्तारवाद को बढ़ावा देते थे कि हमें और ज़्यादा विस्तार करना चाहिए अपने साम्राज्य का। और इसी के साथ साम्यवाद, जो साम्यवाद और उदारवाद है, इसका विरोध करते थे। इनकी विचारधारा में नस्लीय घृणा इतनी ज़्यादा थी कि खुद को सर्वश्रेष्ठ तो समझते हैं, उसी के विरुद्ध ये लोग जो यहूदी साम्राज्य में थे उनके खिलाफ कई प्रकार के इन्होंने नरसंहार किए थे। आर्य जाति समझते थे खुद को, आर्यों की उत्पत्ति समझते थे, तो उसकी वजह से इन्होंने बाकियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार क्या होते हैं कि भैया वही राष्ट्र के अधिकार पर किसी का भेदभाव नहीं करना है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ घृणा नहीं करनी है। तो मानवीय अधिकार क्या है कि सबको अपना अपना अधिकार देता है कि सकारात्मक रूप से आप आगे कदम बढ़ाएं मानवीकरण के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए। फिर है उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के सामान्य कारण। तो क्या है? आर्थिक शोषण था, राजनीतिक और सांस्कृतिक दमन किया जा रहा था, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो ये सब लिख सकते हो। आगे है ट्रूमैन सिद्धांत। तो ट्रूमैन पॉलिसीज़ क्या थी? तो ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को एक घोषणा की थी। ट्रूमैन कौन है? राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, मतलब उस समय थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमैन जो है, इन्होंने घोषणा की थी उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था इन सिद्धांतों ने, जिसमें बताया गया था कि सोवियत प्रभाव को कम से कम किया जाए और अगर वो अपना एक्सपेंशन करते हैं तो हम भी इस तरफ से करेंगे। शीत युद्ध के संदर्भ में भी उन्होंने बात की थी इसमें कि लोकतंत्र को बनाए रखना है और साम्यवाद को ख़त्म करना है। इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ रहे हैं साम्यवाद के या फिर उपनिवेशवाद के, उसको ख़त्म करना है, उसके विरोध में इन्होंने भाषण भी दिया था। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे आप देख रहे हैं माओ त्से-तुंग। तो माओ त्से-तुंग फिर से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 1949 की चीनी क्रांति जो है वो इनके नेतृत्व में की गई थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC। तो उसकी स्थापना हुई थी। उपनिवेशवाद के विरुद्ध इन्होंने घोषणा की थी और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई थी जो इनकी घोषणा है। साम्यवाद की विजय हुई थी इस दौरान। CCP जो है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी विजय हुई थी। साम्राज्यवादी विरोधी विचारधारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब आई और विरोधी रुख पकड़ लिया पूरे चीन ने, मतलब रशिया के विरुद्ध हो गए थे ये लोग। साम्राज्यवादी दुष्परिणाम जो है वो इन्हें देखने को मिल रहे थे। वैश्विक प्रभाव भी इन्हें देखने को मिल रहे थे चीनी क्रांति ने, जो जैसे कि एशिया, अफ्रीका वगैरह है, राष्ट्रवादी आंदोलन जहाँ पर चल रहे थे, तो वो सब भी देखने को मिलता है। और दूसरी कंट्रीज़ को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और किसान आधारित क्रांति थी ये, किसानों ने ही तो की थी, तो किसान और मजदूरों ने, तो ये किसान आधारित क्रांति थी। तो ये थे हमारे आज के तीनों क्वेश्चन पेपर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।